अब आपके सामने है चार्ल्स डिकेंस की नोवेल अ टेल ऑफ टू सिटीज चैप्टर नंबर 8 द प्रिजन ऑफ ला फोर्स। यानी चैप्टर के टाइटल का मतलब है ला फोर्स की जेल। तो शुरू करते हैं अब इस चैप्टर को। धीरे धीरे अपना रास्ता पेरिस की तरफ बढ़ाते हुए चार्ल्स डार्ने एक गांव से दूसरे गांव होकर गुजरे। और जब वो एक एक कर कर इन गांवों में अंदर जाते और बाहर निकलते तो पीछे एक बैरिकेड या फिर किसी गेट को बंद कर दिया जाता। जब हर एक चेक पॉइंट से वो गुजरते तो उन्हें और ज़्यादा देशभक्तों की भीड़ नजर आती, जिन्हें देखकर चार्ल्स डार्ने को महसूस हो गया कि अब उनके वापस लौटने की उम्मीदें कम हो चुकी है। उन्होंने काफ़ी दूरी तय कर ली थी, हालांकि उन्हें कई बार पेपर्स की जांच करने के लिए रोका भी गया था। अभी काम कर रही अथॉरिटीज़ यानी अब फ्रांस में जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने चार्ल्स डार्नी से गैबिली के भेजे उस लेटर को वैलिड पासपोर्ट की तौर पर स्वीकार कर लिया। काफ़ी दिनों तक यात्रा करने के बाद चार्ल्स डार्ने ने एक रूम लिया अपनी रात बिताने के लिए, वो भी एक छोटे से नगर में। अब लेकिन चार्ल्स डार्ने अभी भी पेरिस से काफ़ी दूर थे। थके हारे वो वहाँ पर सो गए। अगली सुबह जब वो जागे तो उन्होंने देखा कि तीन आदमी जिन्होंने रेड कैप पहनी हुई है और तीन कलर का एक बैज लिपेटा हुआ है और उन्हीं के बेड के पास खड़े हुए हैं ये तीनों आदमी। चार्ल्स डार्ने को ये साफ साफ नज़र आ रहा था कि ये उस क्रांति के सभी सपोर्टर्स हैं। ठीक है। और तो वो ऑफिसर्स बात करते हुए कहते हैं एमिग्रांट। अब एमिग्रांट क्या होता है? एक ऐसा इंसान जो किसी काम या किसी वजह से एक शहर को छोड़कर, अपने शहर को छोड़कर किसी दूसरे शहर या किसी दूसरे देश में जाकर बस जाता है। यहाँ पर भी चार्ल्स डार्ने अपने देश को छोड़कर इंग्लैंड में जा बसे थे, तो उनके लिए ये एमिग्रांट है। तो कहते हैं, एक ऑफिसर कहता है एमिग्रांट, ये ऑफिसर आपको पेरिस ले जाएंगे। यानी तीन ऑफिसर्स थे, उनमें से एक बोल रहा है कि ये जो दो ऑफिसर्स हैं ये आपको पेरिस ले जाएंगे। चार्ल्स डार्नी को कुछ समझ नहीं आया। उसने कहा कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। फिर से ऑफिसर ने कहा कि शांत रहो, तुम अमीर लोग, मतलब तुम ऊंचे घराने के लोग, तुम जैसे लोगों को किसी रक्षक की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी और तुम्हें इसका भुगतान भी करना होगा। चार्ल्स डार्ने ने पूछा क्या मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है? तभी उस दूसरे ऑफिसर ने कहा कि हमारे जो सर हैं इनकी बात मान लो, तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है। अगले कुछ दिनों तक चार्ल्स और वो दो रेड कैप पहने वो ऑफिसर्स पूरी रात यात्रा करते रहे और दिन के समय में वो आराम भी किया करते। और वो इन्हों की यात्रा तब तक चलती रही जब तक कि वो बियोविस में ना पहुंच गए। वहाँ एक बड़ी सी भीड़ चिल्ला रही थी, इस एमिग्रांट को मार दो, इस एमिग्रांट को मार दो। यानी इस एमिग्रांट वैसे हिंदी वर्ड होता है प्रवासी। ठीक है। तो यहाँ पे एमिग्रांट चार्ल्स डार्ने को ही कहा जा रहा है कि इसको मार दो, एमिग्रांट को मार दो। चार्ल्स को अब चिंता होने लगी, उसे घबराहट होने लगी। फिर भी वो अपने घोड़े से उतरा, अपनी चिंता को छिपाते हुए भीड़ को संबोधित करते हुए कहता है एमिग्रांट्स माय फ्रेंड्स, मैं अपनी इच्छा से यहाँ फ्रांस में आया हूँ। ठीक है। तो दूसरा, वहाँ पे भीड़ में से एक व्यक्ति जिसके दांत नहीं थे और बड़ी ही खूंखार नज़रों से देख रहा था चार्ल्स डार्ने को और कहता है कि तुम झूठे हो, तुम झूठे हो, तुम देशद्रोही हो और हमारे नए नियम के मुताबिक तुम जैसे तुम्हारे ज़िंदगी पर तुम्हारा हक नहीं है, तुम्हारी ज़िंदगी अब तुम्हारी नहीं है, हमारा ये नियम के अधीन है। चार्ल्स इस बात को सुनकर आश्चर्य में पड़ जाता है। वो कहता है कि नया लो, नया नियम क्या है? तो दूसरा व्यक्ति कहता है कि हाँ, नया नियम, हमने नए नियम बनाई है और उसके अधीन एमिग्रांट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी बेची जाएंगी। फिर चार्ल्स डार्ने ने पूछा कि ये नया नियम कब पास हुआ? तो एक व्यक्ति ने कहा कि ये 14 को पास हुआ। चार्ल्स डार्ने ने सोचा, अरे ये तो वही दिन है जब मैं इंग्लैंड से फ्रांस के लिए निकला हूँ। मतलब इंग्लैंड से वो फ्रांस के में यहाँ पे गैबिली के अपने सर्वेंट गैबिली के लिए आया था। तो इंग्लैंड से मैं जब निकला हूँ वही दिन है ये तो। दूसरा, भीड़ से कोई और व्यक्ति कहता है कि शायद वो दूसरे लोग होंगे जो तुम्हारे वापस आने के बाद भी तुम्हारी मौत का विरोध करेंगे। यानी वो नहीं चाहेंगे कि शायद तुम्हारी मौत हो, इसलिए हम कह रहे हैं कि तुम्हारी लाइफ तुम्हारी नहीं है। यानी यहाँ पर फ्रांस में आने के बाद चार्ल्स डार्ने की ज़िंदगी जीने का और मरने का फैसला लोग ही करने वाले हैं, क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं कि चार्ल्स डार्ने को भी मरना होगा क्योंकि वो ऊंचे घराने का व्यक्ति है जो कि
क्योंकि फ्रांस, उस समय फ्रांस में ये ऊंचे घराने के लोग इन लोगों पर अत्याचार करते थे। तो यहाँ पर कुछ लोग चाहते हैं कि वो मर जाए, पर कुछ लोग नहीं चाहते। तो आगे देखते हैं क्या होगा। दूसरा एक देशभक्त सामने आता है और कहता है कि इसे अकेला छोड़ दो, ये पेरिस जा रहा है, वहीं पर इसका फैसला होगा। फिर बाद में दिन की दोपहर में वो पेरिस की उन भारी दीवारों तक पहुंचे। यहाँ पर बैरियर्स को बंद करा हुआ था, यानी आगे गेट्स लगाए हुए थे और उनकी बड़ी कड़ी सुरक्षा की गई थी। चार्ल्स ने यह ध्यान दिया कि हालांकि यहाँ पर आना तो आसान था, पर लेकिन अब यहाँ से लौट पाना नामुमकिन है। जब चार्ल्स अंदर पहुंचे, उन्होंने शहर को देखा तो उसे देखकर वो और ज़्यादा घबरा गई। यहाँ देखा कि हर जगह लोगों में हलचल मची हुई है, घर हड़बड़ाहट मची हुई है। हर जगह मौत और डिस्ट्रक्शन यानी तबाही, मौत और तबाही के निशान हैं। हर जगह देखा जा सकता है कि लोगों का झुंड बिल्कुल सड़कों पर ऐसे घूम रहा है जैसे जंगली कुत्ते घूम रहे हो। चार्ल्स के अंगरक्षक यानी जो दो आदमी उसके साथ आए थे, वो उसे एक गार्ड रूम में ले गए और वहाँ पर उसे एक बेंच पर बैठा दिया। यहाँ पर एक ऑफिसर भी सामने बैठा हुआ था और ये ऑफिसर थे मिस्टर डिफार्ज। यानी डिफार्ज पहले भी हमने बताया हुआ है कि ये एक कैफ़े के मालिक हैं और इन्होंने ही डॉक्टर मैनेट की मदद की थी बाहर निकलने में फ्रांस से। तो डिफार्ज बैठे हुए थे। डिफार्ज से कहा जाता है सिटीजन डिफार्ज यानी नागरिक डिफार्ज। ये हैं आपके सामने एमिग्रेंट एवरमोट यानी चार्ल्स डिकेंस, सॉरी चार्ल्स डिकेंस बोला, चार्ल्स डार्ने। डिफार्ज अपना सिर ऊपर करती हैं और चार्ल्स डार्ने से सवाल पूछती हैं, तुम्हारी उम्र क्या है? चार्ल्स डार्ने जवाब देते हैं 37। क्या तुम्हारी शादी हुई? वो कहता है नहीं। तो मतलब सॉरी कहता है हाँ तुम्हारी शादी हुई? कि हाँ मेरी शादी हो चुकी है। फिर अगला सवाल पूछते हैं कि कहाँ पर शादी हुई? वो बताता है इंग्लैंड में। फिर से चार्ल्स डार्ने पूछते हैं कि तुम्हारी वाइफ कहाँ है? सॉरी चार्ल्स डार्ने नहीं, डिफार्ज पूछते हैं कि तुम्हारी वाइफ कहाँ है? चार्ल्स डार्ने जवाब देते हैं कि वो इंग्लैंड में है। डिफार्ज कहती हैं ऑफ कोर्स तुम एवरमोट, तुम्हें अब ला फोर्स की जेल में भेजा जाएगा। चार्ल्स डार्ने को बोलने के लिए अब एक भी शब्द नहीं थे, यानी वो बोल नहीं पा रहा था। वो इतना ज़्यादा घबरा गया था या फिर परेशानी में पड़ गया था, उसे टेंशन होने लगी थी, तो वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। फिर भी उसने पूछा कि क्यों, किस नियम के अधीन मुझे जेल में भेजा जा रहा है? डिफार्ज कहती हैं कि ये नए नियम हमने बनाए हैं। और फिर डिफार्ज एक मुस्कुराहट के साथ किसी रजिस्टर पर कुछ रिकॉर्ड लिखती है और उस रिकॉर्ड को फिनिश करने के बाद वो चार्ल्स की तरफ फिर से मुड़ते हैं और कहती हैं कि मेरे 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 पीछे आओ, ठीक है, मतलब मेरे पीछे चलो। और फिर ये सभी मिलकर पेरिस के सेंटर की तरफ निकल जाती है, यानी पेरिस के बीच जगह पर जहाँ पर चार्ल्स डार्ने को जेल में भेजा जा रहा है। डिफार्ज बड़ी ही ध्यान से चार्ल्स डार्ने उस कैदी को ध्यान से देखती है, यानी चार्ल्स डार्ने को, और फिर पूछते हैं चार्ल्स डार्ने से कि क्या तुम वही हो जिसकी शादी डॉक्टर मैनेट की बेटी से हुई है? वही डॉक्टर मैनेट जो बेस्टाइल जेल पर कैदी रह चुका है। डार्ने इस बात को सुनकर हैरान हो जाती हैं और कहती हैं हाँ मैं वही हूँ। फिर डिफार्ज बोलते हैं कि मेरा नाम डिफार्ज है और मैं एसटी एंटोनियम में मेरा एक कैफ़े भी है। चार्ल्स डार्ने उनसे बातें करते हुए कहते हैं कि हाँ मुझे याद है, मेरी वाइफ ने बताया कि किस तरीके से आपने उनके पिता को वापस लाने में मदद की थी। डिफार्ज एक पल को शांत हो जाती हैं और फिर दोबारा से पूछती हैं कि ला गुलिटोइन जिसने, वो महिला जिसने सिरों को काटा है, उसके नाम पर बताओ। देखो ये यहाँ पर कोई इनकी कोई आइडल है जिनका नाम इन्होंने लिया है कि ला गुलिटोइन के नाम पर बताओ कि तुम फ्रांस वापस क्यों आए हो। चार्ल्स डार्ने कहती हैं कि आपने अभी कुछ पल पहले ही वो लेटर पढ़ा है। यानी कौन से लेटर की बात हो रही है? अभी पिछले ही चैप्टर में पढ़ा था कि इनकी चार्ल्स डार्ने के एक नौकर ने लेटर भेजा था जेल से, गैबिली ने, तो उसी लेटर के बारे में बात हो रही है। और चार्ल्स डार्ने इस बताना चाहती हैं कि उस लेटर यानी गैबिली की वजह से मैं यहाँ पर वापस आया हूँ। डिफार्ज अपना चेहरा आगे मोड़ लेती हैं और आगे की तरफ देखने लगती हैं और कहती हैं कि बदकिस्मती से तुम्हारे लिए मैं डरा हुआ हूँ कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। चार्ल्स डार्ने कहती हैं क्या मैं यहाँ पर खो जाऊँगा, मतलब क्या मैं यहाँ पर हमेशा के लिए रह जाऊँगा? क्या कोई मेरी मदद करेगा?
तो डिफाज कहते हैं कि नहीं, तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाले। फिर चार्ल्स डार्ने पूछता है कि क्या मुझे ला फोर्स की उस जेल में दफना दिया जाएगा और भुला दिया जाएगा, जैसे कि दूसरे लोगों को जेल में डालकर उन्हें भुला दिया गया है। तो डिफाज कहते हैं यस, बट नोट बाय मी, कि हाँ तुम्हें भी ऐसा ही होगा, पर लेकिन तुम्हारा तुम्हारे साथ जो ये हाल होगा ये मैं नहीं करने वाला, मेरे साथ मेरे द्वारा नहीं होगा। चार्ल्स ने यह ध्यान दिया कि डिफाज उसकी कोई मदद नहीं करने वाली। फिर भी वो पूछते हैं, कहते हैं कि मिस्टर जार्विस लोरी जो टेल्सस बैंक में काम करते हैं, का आखिरकार कम से कम उन्हें मैसेज तो भेज दीजिए कि मुझे मेरे साथ हो क्या रहा है, इस बारे में बताने के लिए। डिफाज कहती हैं कि मेरी ड्यूटी सिर्फ मेरी देश और मेरे देश के लोगों के लिए है, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला। चार्ल्स डार्ने को ये समझ गई कि अब उनके सामने मदद की भीख मांगने का कोई फ़ायदा नहीं है। ला फोर्स की जेल बहुत ही अंधेरी अंधेरी थी, यानी ला फोर्स की जेलों में बहुत ज़्यादा अंधकार था, गंदी थी और मौत से बदतर थी। यहाँ पर चार्ल्स डार्ने को कॉरिडोर्स के पास से ले जाया जाता है, सीढ़ियों से ऊपर ले जाया जाता है चढ़ाकर, और एक रूम मतलब सीढ़ियों से चढ़ाकर रूम्स के पास से ले जाया जाता है। वहाँ पर चार्ल्स डार्ने देखकर आश्चर्य होता है चार्ल्स डार्ने को कि वहाँ पर जेल में चोरों और कातिलों की बजाय वो पुरुष और महिलाएं हैं जो कि बेटर क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, और साथ ही इन लोगों के कपड़े भी की हालत भी बहुत बेकार थी। चार्ल्स को इस कमरे में नहीं ले जाया गया, बल्कि एक छोटे से सेल में ले जाया गया, छोटी सी जेल में। यहाँ पर अंदर जाते वक्त चार्ल्स डार्ने को डर महसूस हो रहा था। वो घबराहट के साथ उस अंधेरे कमरे में, उस पतले से कमरे में देखते हैं और सोचते हैं कि क्यों मुझे इस कमरे में अकेला रखा जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा ये फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है। सेकंड पार्ट में हम जानेंगे कि चार्ल्स डार्ने के साथ आखिर क्या होने वाला है। तो वीडियो अच्छी लगी है, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।